नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इस करंट अफेयर्स में न्यू टॉपिक्स के साथ जो न्यूज़ में हैं उनके साथ एक बार फिर आपके लिए हाजिर हैं। आज 6 जनवरी 2022 में हम लोग आज के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद है, यदि अच्छा लगता है तो मेरे प्रोत्साहन के लिए कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है, एक सरकारी समिति की रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को परिभाषित करने हेतु आय एक व्यवहार्य मानदंड है। अक्टूबर 2021 में नीट एग्जाम के उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर कर पूछा गया कि अखिल भारतीय कोटा AIQ श्रेणी के तहत नीट मेडिकल प्रवेश में 10% आरक्षण को के अनुदान हेतु ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए वार्षिक आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपए निर्धारण किस प्रकार से किया गया। इसलिए ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है जानते हैं। तो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इससे संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को सम्मिलित किया गया और यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु शिक्षण संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है। यह अनुसूचित जाति यानी SC, दूसरा अनुसूचित जनजाति ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। तो इस प्रकार से ये ईडब्ल्यूएस कोटा SC, ST, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया। और ये फ्रेंड्स जानने वाली बात है कि ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनमें संशोधन करके प्राप्त किया गया और इसमें मानदंड तय कर दिया गया कि 8 लाख रुपए तक के वार्षिक आय वाले व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए एक मानदंड के रूप में निश्चित किया गया और यह ईडब्ल्यूएस कोटा 10% यानी 10% का आरक्षण है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अब इसमें बताया गया कि यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो ईडब्ल्यूएस की पहचान हेतु मानदंड 17 जनवरी 2019 की एक अधिसूचना द्वारा पेश किया गया जिसमें ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए अन्य शर्तें रखी गई, जैसे लाभार्थी के परिवार के पास 5 एकड़ भूमि यानी कृषि भूमि, 1000 वर्ग स्क्वायर फुट का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित गैर अधिसूचित नगर पालिका में 100 या 200 वर्ग गज के और उससे अधिक आवासीय भूखंड का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मानदंड रखे गए जिनसे कि लाभार्थी के परिवार पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं रिपोर्ट के आगे के हिस्से में। 8 लाख रुपया उपयुक्त राशि। समिति ने कहा कि 8 लाख रुपए का मानदंड अधिक समावेश और समावेशन त्रुटियों के बीच एक उपयुक्त राशि है और प्रवेश एवं नौकरी में आरक्षण का विस्तार करने के लिए ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करने हेतु इसे उचित सीमा पाया। यह देखते हुए कि वर्तमान में प्रभावी आयकर छूट की सीमा व्यक्तियों के लिए लगभग 8 लाख रुपए है, समिति का विचार है कि पूरे परिवार के लिए 8 लाख रुपए की सकल वार्षिक आय सीमा ईडब्ल्यूएस में शामिल करने के लिए उचित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, यानी
जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उन्हें उनके विषय में, तो यहाँ पर 8 लाख रुपए की आय वाले के व्यक्ति को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि आय कर में भी 8 लाख रुपए तक छूट दी गई है। बात करें यदि ओबीसी मानदंड के अनुसार अनुकरण की अस्वीकृति धारणा के अनुसार, तो इसने इस धारणा को खारिज कर दिया कि केंद्र ने एक संख्या के रूप में 8 लाख रुपए को अप्रासंगिक रूप से अपनाया था, क्योंकि इसका प्रयोग ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर यानी कट ऑफ के लिए किया गया था। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी फ्रेंड्स, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में ये बताती है कि 8 लाख रुपए जिसकी सालाना आय है उसे ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अंदर रखा जाता है, और इसके कई प्रावधान जो हमने देखे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विषय में। यह भारत में कृषि उत्पादों संबंधी विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 को हुई थी और यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। नेफेड अब भारत में कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ी खरीद एवं विपणन एजेंसियों में से एक है। उद्देश्य इसका कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। कृषि मशीनरी, उपकरण तथा अन्य आदानों को वितरित करना, अंतर्राज्यीय आयात और निर्यात व्यापार, थोक या खुदरा किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लेना है। भारत में इसके सदस्यों, भागीदारों, सहयोगियों और सहकारी विपणन, प्रसंस्करणों एवं एवं आपूर्तियों समितियों के प्रचार तथा कामकाज के लिए कृषि में तकनीकी सलाह हेतु कार्य करना व इसकी सहायता करना है। तो इस प्रकार से ये नेफेड के और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है एक शीर्ष संगठन है सहकारी समितियों के लिए, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी, और इसका बहुराज्यीय सरकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। तो इस प्रकार बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना कर रहे एक पत्रकार को न्यायालय द्वारा यह कहते हुए केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा गया कि यह उच्च न्यायपालिका की भाषा है। प्रमुख बिंदु इसमें देखते हैं क्या बातें हैं इसमें। भारत में न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने मुगल काल के दौरान उर्दू से फारसी और फारसी लिपियों में बदलाव के साथ सदियों से एक संक्रमण देखा है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी अधीनस्थ न्यायालयों में जारी रहा। अंग्रेजों ने भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत की। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 की संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ऐसा बताया गया। हालांकि यह अनिवार्य है कि भारत के संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक के सभी आधिकारिक उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग जारी रहेगा। तो इस प्रकार से बात करते हैं कुछ संबंधित प्रावधानों की। अनुच्छेद 348 ए में जब संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएंगी। अनुच्छेद 348(2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348(1) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी आधिकारिक उद्देश्य के इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने अपने न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर दिया है, और तमिलनाडु भी अपने उच्च न्यायालय के समक्ष तमिल भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लिए उसी दिशा में काम कर रहा है।
एक अन्य प्रावधान में यह कहा गया है कि इस खंड का कोई भी भाग उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। इसलिए संविधान इस चेतावनी के साथ अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कि भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही किसी भी भाषा का उपयोग किया जाए, लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से इसके कुछ इसलिए प्रावधान हैं कि जैसे जजेस कई क्षेत्रों से होते हैं और उनका पर्टिकुलर भाषा में यदि हम बात करें तो इंग्लिश को अच्छे समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इन भाषाओं को ना समझते हुए, यानी हर भाषा को नहीं समझ सकते जो जजेस हैं, अतः इनके साथ अंग्रेजी का संलग्न होना आवश्यक है। तो ये बात करते हैं अंग्रेजी की और अन्य भाषाओं से संबंधित उच्च न्यायालयों में होने वाली बहस या वहाँ पर आने वाले निर्णयों में अंग्रेजी के महत्व पर प्रसारित करता है और वो कहता है कि अंग्रेजी का भी महत्व बराबर है और अंग्रेजी का अंग्रेज निर्णय जो भी हो वो अंग्रेजी में होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार इंजीनियरिंग के टेक ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सुरक्षित करने के लिए अभ्यास संहिता यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है। ये दिशा निर्देश उपभोक्ता यानी आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों परिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के साथ साथ सुभेद्यता को प्रतिबंधित करने में मदद करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यदि बात करें तो परिभाषा देखते हैं इसकी। सामान्य रूप से यह इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी में से एक है। यह दुनिया भर में सबसे तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियों में से एक है जो समाज, उद्योग, उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी लाभकारी अवसर प्रदान करती हैं। आईओटी की यदि बात करते हैं तो इसका उपयोग बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा और निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी आदि उपकरणों के उपयोग से स्मार्ट बुनियादी ढांचे की बनाने के लिए किया जाता है, यानी इसे स्मार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं एक स्मार्ट डिवाइस। यह अत्यंत आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो स्वायत्त कंप्यूटिंग और डेटा एक्सचेंज के लिए तार या वायरलेस के माध्यम से अन्य उपकरणों से कनेक्ट करने में सक्षम है। यदि बात करें पूरक तकनीकों की तो आईओटी सेंसर, संचार प्रौद्योगिकी यानी सेल्यूलर और गैर सेल्यूलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड, एज कंप्यूटिंग आदि जैसे कई तकनीकी हालिया प्रगति से लाभान्वित हुआ है। आईओटी का परिणाम का यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक वैश्विक स्तर पर 11.4 बिलियन उपभोक्ता आईओटी डिवाइसेस या और 13.3 बिलियन इंटरप्राइजेस आईओटी डिवाइस से युक्त होंगे, यानी उपभोक्ता आईओटी डिवाइस सभी आईओटी उपकरणों का लगभग 45% हिस्सा होंगे। मार्केट्स और मार्केट्स द्वारा प्रकाशित एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार आईओटी सुरक्षा बाजार का आकार वर्ष 2018 में यूएसडी 8.2 बिलियन से बढ़कर 2023 में यूएसडी 35.2 बिलियन होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से आईओटी का जो मार्केट है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और 2018 में जो कि 8.2 बिलियन है था और वो 2023 में अनुमान लगाया गया है कि 35.2 यूएसडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है जो कि एक टेक्नोलॉजी से फील्ड से काफ़ी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करने की ओर अग्रसर है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यदि बात करें तो 5 नए अस्थायी सदस्यों जिसमें कि अल्बानिया, ब्राज़ील,
गैबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया। यानी अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। यूएनएससी यूएन का एक अंग है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। एस्टोनियो, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनडाइसन, ट्यूनीशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबान और घाना पहले 3 बार परिषद में रह चुके हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के 143 सदस्य देशों में से 50 से अधिक देशों को इसके गठन के बाद से करीब कभी भी परिषद के लिए नहीं चुना गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यदि बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों में शामिल है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए और ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, बात किया हमने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की। इसमें 5 नए सदस्यों को चुना गया है, जैसे कि आप लोगों ने सब देखा ऊपर कि पहला सदस्य इसमें आपका अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो इस प्रकार से और बात कही हमने देखी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों शामिल हैं यूएनजीए, ट्रस्टीशिप परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु यूएनएससी का उपयोग करते हैं या ये उत्तरदायी है इसके लिए। बात करते हैं सदस्यों की, तो सुरक्षा परिषद में यानी यूएनएससी में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 2 वार्षिक कार्यकाल हेतु चुने गए 10 अस्थायी। तो इस प्रकार से जो 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 10 होते हैं। 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम है। भारत ने पिछले 2021 यानी 6वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 वर्ष यानी 2021-22 तक परिषद में रहेगा। प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों कुल सदस्य 10 में से का चुनाव करती है। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। परिषद की अध्यक्षता प्रति माह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है। मतदान शक्ति की यदि बात करें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है और सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिन्हें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी एक प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ मतदान शक्ति के विषय में है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है जगन्नाथ मंदिर से संबंधित। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोंडगंग द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिकाय तीर्थ की भी कहा जाता है। यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो जाती है। जगन्नाथपुरी की यदि बात करें तो यानी भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यानी यम की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इस मंदिर को सफेद पैगोडा कहा जाता है।
कहा जाता था और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। मंदिर के 4 यानी पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार और उत्तर में हस्ती द्वार प्रमुख द्वार है। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ यानी सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित है। उड़ीसा के स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों की यदि बात करें तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पगोड़ा कहते हैं, और जगन्नाथ मंदिर को सफेद पगोड़ा कहते हैं। और यहाँ तारा तारणी मंदिर और लिंगराज मंदिर, इस प्रकार से ये यहाँ पर अन्य ऐसे महत्वपूर्ण स्मारक हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ में, चिल्का झील में किए गए जल पक्षी स्थित सर्वेक्षण 2022 के अनुसार लगभग 11 लाख जल पक्षी और आर्द्र भूमियों पर अन्य प्रजातियां इस झील की तरफ आई हैं। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और शीत ऋतु के दौरान पक्षियों के आवागमन हेतु सबसे बड़ा स्थान है। चिल्का झील के विषय में जानते हैं। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लगून है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला आर्द्र भूमि नामित किया गया। चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावी डॉल्फिन चिल्का में प्रमुख इसका आकर्षण है इरावी डॉल्फिन, जिन्हें अक्सर सात पहाड़ा द्वीप के पास देखा जाता है। लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलबाना द्वीप यानी फास्टेस्ट ऑफ रीड्स को वर्ग 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। इसी की तरह से कालजयी मंदिर, यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप स्थित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोगों का इतना मुझे प्यार मिल रहा है, और सभी लोग को धन्यवाद। थैंक्स।